नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। और जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसका लेवल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शायद आप लोगों को शॉक्ड होना चाहिए, क्योंकि उसका लेवल इतना हाई है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये इतिहास है, इतना हाई तो नहीं पूछेगा, तो एग्ज़ामिनर का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में हाई लेवल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, और हो सकता है कि पीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ाम्स में बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो एग्ज़ामिनर के माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रश्न पूछना चाहता है। परंतु हम हैं स्टूडेंट्स और हमें हर मुश्किलों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आप लोग ये सोचकर मत पढ़िए कि इतना डीप हिस्ट्री मैं क्यों पढ़ूं। जब आप मैं ये नहीं कहती ऊपरी तथ्य आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप पूरी बैकग्राउंड स्टोरी के साथ किसी चीज़ को याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हम अपनी जीवन की घटनाओं को भी याद रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसकी पूरी कहानी को याद रखा है। तो वैसे ही हम उनकी कहानी को भी याद करके रख सकते हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि रिवीजन करते रहिए, और ये मत सोचिए कि ये मेरा लेवल नहीं है। लेवल कभी भी बदल सकता है और ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए और बेहतर ढंग से पढ़िए। फिलहाल आज के कंटेंट की तरफ अगर हम चलते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी की जो भी व्यवस्थाएं थी, कि उसने कौन कौन से प्रयास किए थे अपने काल में। जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, स्थापत्य कला कैसी थी, या उसके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें बनवाई गई, वो सारे के सारे तथ्य हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये खिलजी वंश का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम तुगलक वंश में प्रवेश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले आता है अलाउद्दीन का बाजार विनिमय। अलाउद्दीन कौन था, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, किस प्रकार से उसने विजय आरंभ की, तो वो सारी की सारी हम इसके जो पार्ट 2 था उसमें हम देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था, पहला सुल्तान जिसने की स्थायी सेना रखी थी। अभी तक किसी भी राजा के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। ये स्थायी सेना रखी भी थी और इसको ये नगद वेतन भी दिया करता था, परंतु ये क्या चाहता था कि बहुत ज़्यादा वेतन ना देना पड़े, तो कम आय में रखना चाहता था। और इसके लिए उसने सभी वस्तुओं के दामों को कम कर दिया। तो इसका सोचना था कि जब लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी तो शायद उन्हें मैं जितना पैसा दे रहा हूँ वो उन्हें कम ना लगे। अब अगर मैं किसी को 10 रुपया वेतन देता हूँ और उसकी ज़रूरत है 20 रुपये की, तो उसको वो 10 रुपया कम लगेगा। परंतु अगर मैं किसी को 10 रुपया देता हूँ और उसकी ज़रूरत मात्र 5 रुपये की है, तो उसका 5 रुपया बच रहा है ना। तो ऐसा ही इसका सोचना था। इसके लिए इसने जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी उसके दामों को कम रखा। उसने गुलाम, घोड़े व पशुधन के अलावा गेहूं, जौ, चावल, दाल, कपड़ा, चीनी, गन्ना, पशु और फल और पशु वसा, इनका अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया था कि मतलब मैक्सिमम इतना प्राइस होगा, इस पर आप इसे बेच सकते हैं। एक मैक्सिमम प्राइस रेट इसने तय कर दिया था कि इससे ज़्यादा पर आप इस वस्तु को नहीं बेच सकते। कि पता चलता था कि मनमाने ढंग से चीज़ों की बिक्री हो रही है और सामने जो मजदूर हैं या जो कृषक वर्ग है या आप कह सकते हैं सैनिक वर्ग के लोग थे, वो उसे खरीदने के लिए मजबूर होते थे। क्योंकि उन्हें अगर भाई गेहूं जैसी चीज़, अगर उन्हें रोटी खानी है तो उन्हें गेहूं खरीदना पड़ेगा और आटे को गेहूं को पिसाकर आटा बनवाना पड़ेगा। तो ये ज़रूरत की चीज़ें थी, उन्हें चाहिए ही चाहिए थी। आगे अगर हम बात करें तो फरिश्ता एक लेखक है, इनके अनुसार ये मूल्य नियंत्रण सुल्तान द्वारा नियंत्रित अधिकांश क्षेत्रों पर लागू होते हैं। कि उन्होंने बताया था कि जितने भी ये इन्होंने नियम बनाए थे ये उसके द्वारा जो नियंत्रित क्षेत्र थे सुल्तान के द्वारा, उन सभी क्षेत्रों पर ये नियम और कानून लागू होते थे। परंतु कुछ इतिहासकार कहते थे कि ऐसा नहीं था, ये मात्र जो राजधानी थी दिल्ली, ये सिर्फ वहीं के लिए नियम थे और वहीं पर लागू हुए थे, वहीं पर इनका पालन भी किया जाता था। बाहरी क्षेत्र में सभी लोग मनमाने ढंग से कार्य कर रहे थे। आगे अगर हम बात करें
तो आगे बात आती है सराय अदल की। ये एक बाजार का टाइप है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसने 4 तरह के बाजारों की व्यवस्था की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं सराय अदल की, और ये प्रश्न पूछा जाता है सराय अदल किसका बाजार होता था। तो ये कपड़ा, चीनी, जड़ी बूटियों, मेवों, मक्खन और तेल। तेल भी कौन सा, जो ये जो तेल रहता था ना, किसी जैसे मिट्टी का तेल आप कह सकते हैं, उसके लिए जो ज़रूरत, इस टाइप का ये तेल होता था। तो ये तेल, ये यहाँ ये सारी चीज़ें मिलती थी सराय अदल में। इसके बाद हम बात करें तो एक बाजार था जो था घोड़े का, गुलाम का और गाय बैल यहाँ पर मिलते थे। तो एक पशुओं का बाजार, और आप देख सकते हैं कि गुलामों की तुलना किसके साथ की जा रही है, पशुओं के साथ की जा रही है। तो उनको पशुओं के साथ बेचा जाता था, गुलाम, घोड़े और गाय बैल, उनका एक अलग बाजार था। इसके बाद एक बाजार था मंडी, जिसे बोला जाता था। ये मंडी, यहाँ पर क्या मिलता था, यहाँ पर मिलता था खाद्यान्न की जो चीज़ें, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, ये खाद्यान्न की वस्तुएं होती है ना, तो ये सारी की सारी मंडी में मिलती थी। और एक था छोटा बाजार, वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरतों की जो होती थी, वो सारी की सारी अन्य जो चीज़ें रह जाती थी वो यहाँ पर मिलती थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि बाजार का एक अधीक्षक होता था जिसको शहनाई मंडी बोला जाता था। ये शब्द पूछा जाता है कि शहनाई मंडी पद जो था वो किसके शासनकाल में था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। किससे संबंधित था, तो बाजार का अधीक्षक जो होता था वो शहनाई मंडी कहलाता था। और यहाँ पर शहनाई मंडी कौन था, तो मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं चहीता व्यक्ति जो था मलिक काफूर था, और उसको इसने बाजार का अधीक्षक बनाया था, शहनाई मंडी। और ये जो मलिक काफूर था क्रूरता के साथ नियमों का पालन कराता था, कि बस मतलब इसको शहनाई मंडी बनाया गया, अधीक्षक बनाया गया है, तो सारे कार्यों को देखना इसका काम था। और ये उन कार्यों को बहुत ही ढंग से करता था कि कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद मूल्य नियंत्रण नीति पूछा जा सकता है कि मूल्य नियंत्रण नीति कौन लाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही लाया, कि एक मैक्सिमम, अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया वस्तुओं का, कि इससे ज़्यादा आप मूल्य नहीं ले सकते। आगे हम बात करते हैं भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में। भूमि राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कि किस प्रकार से कर लिए जा रहे थे जनता से, तो उन सब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि उत्तर भारत में जो भूमि कर था वो खिराज के रूप में लिया जा रहा था। इसको खिराज कहा जाता था। ये एक कर का टाइप होता था। अभी आप जब आगे जाएंगे तो यही 4 टाइप के कर हो जाएंगे, खिराज, खुम्स, इस तरीके से 4 तरह के ये कर हो जाएंगे। ज़कात, जजिया, ये 4 कर होते थे, आगे चलकर आप देखेंगे। परंतु यहाँ तक अभी केवल खिराज होता था। और इसकी भी दर कितनी थी, इसकी दर थी 50%। मतलब जितना भी आपकी फसल हुई है या जितना भी आपको लाभ हुआ है उसका 50% किसे देना होता था, तो कर के रूप में राजा को देना होता था। भूमि की माप किसने शुरू की, तो ये शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने। और वो भी किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, कि यहाँ पर बिस्वा होता था, बिस्वा के आधार पर बीघा का 20वां भाग, ये भूमि की माप का तरीका था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। पहली बार भूमि की जो वास्तविक आय थी उस पर ही राजस्व निश्चित किया अलाउद्दीन खिलजी ने, कि यदि किसी व्यक्ति को एक खेत है उसका, और उसमें उसे जितनी भी उसकी खेती हुई है उसका उसे आधा देना होगा। ऐसा कोई नियम कानून इसका नहीं था कि इसको जितना इसने पैसा निर्धारित कर दिया है उतना पैसा देना ही देना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे खेत में कुछ भी ना हुआ हो। तो ऐसा इसके शासनकाल में बिल्कुल ही नहीं था। इसके शासनकाल में था कि जितनी भी आपकी वास्तविक आय हुई है उसका आधा जो था वो राजस्व में देना होता था। फिर 2 अन्य कर भी इसने लगा रखे थे। एक तो था गढ़ी कर। अब गढ़ी किसे बोलते हैं, तो गढ़ी बोलते हैं घर को। प्राचीन काल में गढ़ी बोला जाता था। तो जो मकान कर आप जिसे कह सकते हैं, तो घरों पर लगने वाला कर होता था गढ़ी कर। और दूसरा था चराई कर। चराई कर लगता था जो दुधारू पशु होते थे उनको चराने के लिए चराई कर देना पड़ता था। दुधारू पशु जैसे गाय हो गई या बकरी हो गई, ऐसे पशुओं को चराने के लिए भी कर देना पड़ता था। आगे हम बात करते हैं सेना के बारे में। तो ये एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने स्थायी सेना रखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान।
इसके पास 4,75,000 घुड़सवार थे और एक बहुत ही विशाल पदाति पदाति कहते हैं जो पैरों से चलने वाले सैनिक होते थे ना, मतलब जो एक सेना पैदल टुकड़ी जाती थी साथ में, और उसके साथ में घोड़े पर बैठे हुए सैनिक होते थे, फिर हाथी पर बैठे हुए सैनिक होते थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इतने सारे सैनिक थे, घुड़सवार थे इनके पास, ऐसा फरिश्ता ने लिखा है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फरिश्ता और बरनी ने ही वर्णन बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दाग प्रथा और हुलिया प्रथा चलाने वाला भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब ये दाग प्रथा और हुलिया प्रथा क्या थी? तो दाग प्रथा होती थी कि घोड़ों को राजसी जो चिन्ह था उससे दागने की प्रथा, कि एक स्टैंप जैसे नहीं, एक मोहर होती थी और वो घोड़ों पर लगा दी जाती थी ताकि पता चल सके कि ये अलाउद्दीन खिलजी के मतलब अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है या उनके साम्राज्य का ये घोड़ा है। तो दाग प्रथा शुरू की गई। और हुलिया प्रथा सैनिकों का विस्तृत वर्णन, जिसमें कह सकते हैं कि एक उनका अलग ढंग होता था, पता चल सके कि ये अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक है। तो हुलिया प्रथा और दाग प्रथा किसने शुरू की? ये शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में, पहली बार ये प्रारंभ की गई थी। प्रशासनिक कार्यों की बात करें कि अब जब प्रशासन में आया तब इसने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या इसने प्रशासनिक कदम उठाए। तो प्रशासनिक कार्यों की बात करें तो जब ये राज्याभिषेक करके सिंहासन पर बैठा तब इसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तो इसने सोचा कि ऐसा, मतलब इतना तो कुछ गलत मैंने नहीं किया भाई, राजा बनने के लिए अगर कई बार ऐसा हुआ है कि दूसरे राजा की हत्या करके लोग राजा बने हैं, क्योंकि इतिहास में ये नया नहीं था कि कोई राजा बना है किसी की हत्या करके। तो उसको ऐसा लगा कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो मेरे लिए इतने विद्रोह क्यों तैयार हो रहे हैं, इतने रोज आए दिन मैं पहले विद्रोह दबाऊं कि मैं अपना मतलब शासन चलाऊं। तो इसने सोचा कि इनका कारण पता लगाना चाहिए। तो विद्रोहों के कारणों का इसने पता लगाया। तो 4 कारण निकल के आए हमारे सामने कि वो कारण थे, पहला तो मद्यपान का लोग उपयोग करते थे, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी कह सकते हैं। तो वो भ्रष्ट बुद्धि, इसने सोचा अच्छा ये कारण था कि लोग शराब ज़्यादा पी लेते हैं तो फिर वो विद्रोह की तरफ चल देते हैं। दूसरा कारण इसने सोचा, इसे पता चला मालिकों व अमीरों की मित्रता, एक घनिष्ठ मित्रता थी कि इतनी बैकग्राउंड में गुटबाजी चलती थी कि राजा को पद से हटा तक देते थे। ये मालिक और अमीर ये इतने शक्तिशाली हो गए थे। फिर इसे पता चला कि सुल्तान को जनता की कार्यविधियों का पता ही नहीं होता था, कि सुल्तान को पता नहीं चल पाता था कि जनता के साथ क्या हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है या फिर जनता खुश है या नाखुश है। तो उनकी कार्यविधियों का उसे पता नहीं चल पाता था। जो भी गतिविधियां जनता के साथ हो रही होती थी, सुल्तान तक उनकी बातों को नहीं पहुंचाया जा सकता था, ना सुल्तान को पता चलता था। और चौथा कारण था कि उनके पास एकत्र धन, उनके पास मतलब अमीरों के पास एकत्रित धन, उनके पास अथाह संपत्ति, पता नहीं कितनी जमीनें जो उन्हें उपहार में मिली, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा शक्तिशाली बनकर सुल्तान के समक्ष खड़े हुए थे। तो उसने इन कारणों का पता तो लगा लिया, अब उसे निकालना था इन कारणों के लिए उपाय। तो इसने क्या उपाय निकाले कि सबसे पहले इसने गुप्तचर लगवाए। अब आप सोचेंगे गुप्तचर का क्या कार्य? तो गुप्तचर लगवाए ताकि जनता के बीच की जो बातें हैं वो सुल्तान तक पहुंचाई जा सकें। बाजारों में जासूस लगे हुए थे, हर तरफ इसके जासूस फैल गए ताकि राजा को जो भी अंदर की बातें हैं वो पता चल सकें। दूसरा बात, मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ना भाई शराब पियोगे, ना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और ना ही तुम विद्रोह करोगे। तो जो जड़ थी वही समाप्त कर दी, अब शराब कोई पी ही नहीं सकता, मद्यपान प्रतिबंध है भाई इस पर। फिर तीसरा, इसने मालिक व अमीरों के मिलने पर रोक लगा दी कि कोई भी मालिक और अमीर नहीं मिलेगा, जब मिलेंगे नहीं तो गुटबाजी नहीं होगी, और गुटबाजी नहीं होगी तो मतलब है कि राजा के जो विपरीत कोई भी विद्रोह का गठन नहीं हो सकेगा। इसके बाद चौथा इसने जो विकल्प निकाला वो था कि सभी राजकीय अनुदान, पुरस्कार, इनाम और वक्फ की भूमि को खालसा भूमि इसने छीनकर बना दिया। अमीरों से भूमियां छीन ली, कहा कि तुमको इसकी जरूरत नहीं है, उसको खालसा भूमि बना दिया। अब जब खालसा भूमि बना दिया तो उनके पास ज़्यादा भूमि नहीं रह गई, वो थोड़े कह सकते हैं कि कंगाल हो गए, उनके पास पैसा भी नहीं रह गया, तो उनका धन राजा ने छीन
छीन लिया कि धनी कौन होगा, धनी सिर्फ राजा होगा, तुम धनी बनकर के हमारे सामने विद्रोह लाते हो तो तुम्हें धनी रहने का अधिकार ही नहीं। उसने धनी होने का उनसे मतलब कह सकते हैं कि उनकी भूमि ही छीन ली, जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा शक्ति का क्षेत्र बन जाता था। तो उन्होंने, राजा ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी अमीर थे, जितने भी मालिक थे, उनसे उनकी इस प्रकार की जो भी भूमियाँ थी वो सारी की सारी छीन करके उन्हें खालसा भूमि बना दिया। आगे हम बात करें तो स्थापत्य कला के बारे में हमें बात करनी है। स्थापत्य कला कैसी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाज़ा। ये कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार के सामने स्थित है और ये बनवाई थी गुजरात विजय के बाद में। अलाई दरवाज़ा बनवाया था गुजरात विजय के बाद में। इसके अलावा श्रीकोट बनवाया, जमात खाना बनवाया, हौज खास बनवाया और हजार खंबा महल बनवाया। ये सभी की सभी इमारतें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनकर तैयार हुई। तो इनको बनवाने का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। थोड़ा बहुत टाइम मिला तो इन्होंने स्थापत्य कला पर भी थोड़ा ध्यान दे लिया। मृत्यु की बात करें तो मैंने बताया ना कि मृत्यु हत्या न है सही, परंतु कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। तो जलोदर नामक रोग से 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। 1316 ईस्वी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब राजा की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी कौन बना। तो क्या होता है कि भाई मलिक काफूर तो जिंदा ही था, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी परंतु मलिक काफूर अभी भी जिंदा था। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उनके छोटे बेटे जो कि मात्र 6 वर्षीय था उसको राजा बनाने की सोची। तो मलिक काफूर क्या करना चाहता था? स्वयं शासन करना चाहता था और मात्र दिखावे के लिए सुल्तान के रूप में 6 वर्ष के बेटे को राज सिंहासन पर बिठाना चाहता था। जबकि जो बड़ा पुत्र था वो काबिल था और वो राजा बनने के लायक भी था, परंतु उसको राजा ना बना करके ये उसके छोटे बेटे को राजा बनाना चाहता था, ताकि बैकग्राउंड में सत्ता ये चला सके और एक दिन मौका आते ही ये खुद को साम्राज्य का राजा घोषित कर दे। पर क्या हुआ कि यहाँ पर इनका ये षड्यंत्र नहीं चल सका। अलाउद्दीन के जो अंगरक्षक थे उन्होंने मलिक काफूर की हत्या कर दी। इसके बाद मुबारक शाह जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा था, इसको सुल्तान बनाया गया। पर कहते ना कि मतलब सुल्तान तो किसी को भी बना दिया, जाहिर सी बात है बेटे को बनाया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ टैलेंट भी तो होना चाहिए। अब टैलेंट के नाम पे तो उसमें ज़ीरो था। वो तो एकदम मुबारक शाह अय्याश टाइप का शासक निकला। तो क्या हुआ कि जो मुबारक शाह का पुत्र था उसने देखा पिताजी शासन चला नहीं पा रहे हैं, तो पिताजी से उसने शासन छीन लिया। उसने कहा तुम हटो, तुम्हारे बस की नहीं है, हम चला लेंगे, हम राजा बनके हम देख लेंगे। तो अल्पकाल में ही राजा को पद से हटा दिया गया, वो भी उनके पुत्र के द्वारा। और इस पुत्र को कहा जाता है खुसरो खां, जिसका पूरा नाम था नासरुद्दीन खुसरो खां। ये तो बहुत ही महान शासक निकले। मुबारक शाह के ये पुत्र थे और इनका एटीट्यूड चरमोत्कर्ष पे आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ही इन्होंने खलीफा मान लिया। इन्होंने खलीफा की सत्ता को माना ही नहीं। इन्होंने बोला कौन खलीफा, हम नहीं जानते, हमको नहीं उनसे कोई अनुमति पत्र लेना है, हम खुद ही खलीफा है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी एक उनके दादाजी जिन्होंने यहीं तक कहा था कि वो खलीफा के सहायक हैं, और इन्होंने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। इन्होंने खलीफतुल्लाह, स्वयं को खलीफतुल्लाह बताया, मतलब खलीफा का प्रतिनिधि, खलीफा के बराबर स्वयं को बता दिया। तो ये भी एक ऐसा व्यक्ति था। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने स्वयं को खलीफा बताया, या खलीफा से या फिर खलीफा की सत्ता को जिसने नहीं माना। तो वो था नासरुद्दीन खुसरो खां, जो कि खिलजी वंश का शासक था। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी ने पहले इसका धर्म परिवर्तन करा दिया था। जिस प्रकार से हरियर और बुक्का का कहा जाता है धर्म परिवर्तन कराया गया था, उन्हें मुस्लिम बनाया गया था। परंतु वो कुछ दिन तो मुस्लिम रहे, फिर कुछ समय बाद जब वो विजयनगर साम्राज्य में वापस गए और उन्होंने संगम वंश की स्थापना की, तो कह सकते हैं वहां पर उन्होंने क्या किया था, अपना धर्म फिर से परिवर्तित करके वो हिंदू बन गए थे। और इसने भी कुछ इस प्रकार से किया था कि इसने भी अपना धर्म फिर से मुस्लिम धर्म में अपना वापस आ गया था, परंतु किसी ने धोखे से इसे किसी दूसरे धर्म का बना दिया था। 1320 ईस्वी की अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह के दौरान ही ये खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था नासरुद्दीन खुसरो खां, इसकी मृत्यु हो गई, इसकी हत्या कर दी गई, और यहीं पर खिलजी वंश का अंत हो गया। परंतु किसके द्वारा किया गया? आप देखिए ना कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक नया वंश यहाँ से प्रारंभ होगा जिसको हम तुगलक वंश के नाम से
जानेंगे। तो नेक्स्ट जो वंश हमें पढ़ना है वो पढ़ना है तुगलक वंश, और बहुत ही महत्वपूर्ण वंश, क्योंकि ये जो तुगलक वंश है यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। यहाँ के जो शासकों द्वारा किए गए कार्य है, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो उनको उसको पढ़ने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा। तो फिलहाल अच्छी चीज़ें हैं वहाँ से, आपको पढ़नी है और कवर करनी है। आगे हम बात करें तो बर्नी का आलेख भी देख लेते हैं कि भाई बर्नी ने क्या क्या इनके बारे में कहा है। तो बर्नी ने बताया कि अलाउद्दीन ने नगद वेतन पर सेना रखी और फिर वेतन में कमी भी की। इसके पीछे कारण क्या हुआ, क्योंकि विशाल सेना को वेतन देने में 5 से 6 वर्ष में ही खजाना खाली हो जाता। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब हमने नगद वेतन पे सेना तो रख ली, लेकिन अब हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है ये सेना, तो उसने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि सेना को थोड़ी तनख्वाह कम दे देते हैं, तनख्वाह कम दे देंगे, और उधर उसने बाजार की व्यवस्था में सब झोलझाल करके पैसे निर्धारित कर दिए कि इतना मूल्य, इससे ज़्यादा मत बेचना, नहीं तो हमें सेना को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो ऐसा हुआ कि उसने वेतन पर रखी थी, फिर उसने कम वेतन देना शुरू कर दिया। बाजार की स्थापना की, 4 प्रकार के बाजार हमने देखे, और वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए, ये भी मैंने आपको बताया, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। तो ये कुछ बातें थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था को किस प्रकार से उसने चलाया, और कैसे खिलजी वंश का अंत हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तुगलक वंश, और कल अगर मुझे समय मिला तो मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी, अदरवाइज़ परसों वीडियो ज़रूर आएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। नेरी स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर किया करिए। आप लोगों के मतलब 50 व्यूज़ भी नहीं हो पाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा लगता है कि यार आप लोग थोड़ा तो शेयर करिए ताकि व्यूज़ बढ़ें और आप लोग देखें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है फ़ायदा। मैं तो ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हूँ, मुझे तो ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें रट जाएँ, बस इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।